हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब कैसे हो? सब बढ़िया? बढ़िया। पांडे जी बढ़िया हो? यस सर। तो हमने कल की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक छोटा सा चैप्टर है, आज इसकी लास्ट क्लास है। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग साइकिल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। टुडे वी विल स्टडी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टुडे वी विल स्टडी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे हो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू रन अ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना? वेरी गुड, टू अर्न प्रॉफिट्स। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, we have to prepare at the end of the financial year, we have to prepare trading and profit and loss account. In order to calculate the profit or loss earned or suffered by the business organization in a particular financial year, at the end of the financial year we have to prepare trading and profit and loss account. अब बात यह है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर बेस को यूज किया जाता है। देयर आर टू बेसिस, अकाउंटिंग के टू बेसिस होंगे। फर्स्ट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड सेकेंड इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन बेसिस को यूज करके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग कर रहा है तो उसके प्रॉफिट्स या लॉस कैसे कैलकुलेट होंगे, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहा है तो फिर उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्या, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केवल अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही बनता है? ये चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। बोलो क्लियर? यस सर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, और उन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं फिर हम उनको कंसिडर करते हैं। फिर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हम आपस में क्या करते हैं? मैच करते हैं, और एंड रिजल्ट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। यही पढ़ा था हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। यस सर। बट इन केस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम will be recognized in the books of accounts, या revenues will be recognized in the books of accounts, not at the time of sale of goods. अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, तो when such goods are sold on credit basis या services are provided by the organization to its customers on credit basis, at that time revenue will not be booked. Revenues will be booked in the business organization at the time when the cash is received by the business organization, because this is cash basis of accounting. Revenues को कब recognize करेंगे बुक्स में? जब हमें मनी रिसीव होगी, अमाउंट रियलाइज होगा। मान लो आपने 2019-20 में 5 करोड़ रुपीस के गुड्स सेल आउट किए ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस। हमारी अकाउंटिंग चल रही है कैश बेसिस के ऊपर। 2019-20 में
जो आपने 5 करोड़ रुपीस के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए, इसमें से 1 करोड़ 50 लाख रुपीस आपको इसी ईयर में कस्टमर से रिसीव हो गए, डेटर से रिसीव हो गए। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे मैं कहूंगा कि बेटा इस ईयर की रेवेन्यू है हमारी कितनी, 1 करोड़ 50 लाख, क्योंकि इतने ही हमें इस ईयर में रिसीव हुए हैं। बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट ईयर 2020-21 रिमेनिंग कितने रह गए थे? 5 करोड़ माइनस 1 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 लाख। 350 में से 2 करोड़ हमें इस ईयर में मिले, तो इस ईयर की रेवेन्यू में बोलूंगा 2 करोड़ रुपीस। और जो रिमेनिंग है 1 करोड़ 50 लाख, वो नेक्स्ट ईयर यानी 21-22 में अगर रिसीव होते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू बनेंगे। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रेवेन्यूज एंड इनकम्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स and not at the time when the goods or services has been sold or provided on credit basis. Clear? Yes sir. In the same way expenses will be recorded in the books of accounts at the time when the actual cash is paid by the business organization for such expenses and not at the time when the expenses become due. जब एक्सपेंसेस ड्यू हो जाते हैं, जैसे मान लो कि अभी हमारा अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया, तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि भैया इस महीने का जो रेंट है वो ड्यू हो गया है। ड्यू तो हो गया लेकिन हम पे नहीं कर रहे हैं, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कब करेंगे, जब एक्चुअल कैश हम पे करेंगे किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए। अगर हमने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹3 करोड़ ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इन गुड्स को हम तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हम इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर देते। जितना हम पेमेंट करेंगे उतनी ही हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस हम उतनी ही लिखेंगे जितना हमने पेमेंट किया। मान लो 3 करोड़ में से 2 करोड़ रुपीस का हमने पेमेंट कर दिया इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो हम कहेंगे एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इज ₹2 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। तो सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करते? यस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहां पर आइडेंटिफाइड नहीं होती। अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे है तो उसको हम इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि बेसिस ही अकाउंटिंग का क्या है, कैश बेसिस। कैश आया इनकम या रेवेन्यू, कैश गया एक्सपेंसेस। क्लियर? सबको क्लियर है? यस मैम। तो सर मुझे हमें ये बताओ कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या ये आइटम्स बुक्स में दिख सकते हैं क्या? कौन से आइटम बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ शाबाश, आजा बेटा तू ही पढ़ा ले। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स। पांडे जी आ जाओ। नो सर। एंड फोर्थ, अनअर्न्ड इनकम। क्या ये आइटम्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दिख सकते हैं? आंसर इज अ बिग नो। ये आइटम्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको नजर नहीं आएंगे। दीज आइटम्स विल बी इग्नोर्ड while maintaining the books of accounts on cash basis। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस which has become due but not yet paid। जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस which has been paid in एडवांस। तो जितना आपने कैश पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो आपने करंट ईयर से रिलेटेड पे किया हो चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पे किया हो, वो तो पूरा दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान रखना प्रीपेड एक्सपेंसेस की हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब सर मान लो आपने रेंट का पेमेंट किया, पर मंथ रेंट है हमारा 2000, रेंट पर मंथ कितना है 2000। तो अब ये मत कहते ना, मान लो हमने रेंट पे कर दिया इस साल 30,000 रुपीज, तो उसमें से प्रीपेड रेंट कितना हो गया 30,000। कितने मंथ्स का हो गया रेंट, 15 मंथ्स का हो गया, यस और नो।
बेटा अगर 30,000 रेंट पे किया है और 2,000 पर मंथ है तो कितने मंथ का हो गया? 15 मंथ्स का हो गया। अब ईयर तो हमारा 12 मंथ्स का ही होता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि केवल करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को ही हमें कंसिडर करना है 12 मंथ से रिलेटेड। तो 3 मंथ्स के रेंट हम यहां से रिमूव करेंगे, कितने हो जाएंगे? 6,000। तो ओनली 24,000 हमें कंसिडर करने चाहिए रेंट एक्सपेंसेस, यस और नो? बोलो बच्चों, हमें केवल 24,000 के ही तो रेंट एक्सपेंसेस कंसिडर करने चाहिए। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि भैया ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस में जो भी आपने पेमेंट किया है वो पूरा का पूरा इस साल का एक्सपेंस है। जितना पेमेंट कर दिया, यानी 30,000 पेमेंट किया, 30,000 पूरे रेंट एक्सपेंसेस इसी साल के होंगे। नेक्स्ट ईयर में अगर आप 12,000 ही पे करते हो रेंट के, तो 12,000 ही रेंट एक्सपेंसेस होंगे। बोलो क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। बेटा अदर स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में, आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यस सर। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चों बोलो। पायल, डिंपल, इशिका, यस सर। क्लास में ही हो ना बच्चों? यस सर। पायल कहाँ गई? पायल की साइड से कोई जवाब नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, अर्नड इनकम्स, इन आइटम्स की हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रहेगी आप लोगों को। यस सर। तो सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे? जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे? मान लो आप 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो वॉट एवर अमाउंट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश, जो अमाउंट आपने रिसीव किया, मान लो आपने रिसीव किए 50 लाख रुपीज, और एक्सपेंसेस जो आपने पे किए, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड, अमाउंट पे किए मान लो आपने 48 लाख रुपीज, तो एक्सेस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ओवर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर विल बी योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50 lakhs माइनस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 48 lakhs इज इक्वल टू 2 lakh इज योर प्रॉफिट। और अगर इसका अपोजिट हो, अमाउंट पे किया मान लो आपने 54 लाख, जबकि अमाउंट रिसीव किया ओनली 50 लाख रुपीज, तो हम कहेंगे 4 लाख रुपीज आपका क्या है? लॉस। बोलो क्लियर? यस सर। और चीजें बताता हूं, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद आ रहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में we will not be able to distinct the capital expenditure with the revenue expenditure। हाँ बच्चों, आंटी जी तो दानी बैठी है, सर इनका माइक मार दे। बेटा ये माइक म्यूट करो, म्यूट योर माइक, जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है म्यूट करो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है बच्चों। तो इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देयर इज not a single formula to distinct the capital expenditure and revenue expenditure। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर आपने कोई असेट परचेज की है और उस असेट के अगेंस्ट आपने पेमेंट किया है तो उसको एक्सपेंस में ही काउंट किया जाता है। सर यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम बनाते हैं रेसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रेसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। यहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते, यहां पर बनता है रेसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बोलो क्लियर है?
Yes, sir. इसके अलावा अब ये बात है कि इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज कौन करते हैं। तो नॉर्मली ये जो बेस ऑफ अकाउंटिंग है इसको यूज किया जाता है प्रोफेशनल पर्संस के द्वारा, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए। ये लोग इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं। जब उनको उनकी फीस रिसीव होती है तो वो अपनी इनकम बुक करते हैं, और जब वो एक्सपेंसेस का एक्चुअल में कैश बेसिस पे पेमेंट करते हैं, यानी जब उनकी पॉकेट से पैसा निकलता है किसी एक्सपेंस के पेमेंट के लिए, तब वो अपने एक्सपेंसेस बुक करते हैं। तो नॉर्मली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय द प्रोफेशनल पर्संस लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एटसेट्रा। क्लियर? Yes, sir. सर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है क्या? क्या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है? देखो नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं, यानी वो अपनी बुक्स के अंदर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड एंड एक्रूड इनकम्स, इनके एडजस्टमेंट जरूर करते हैं, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर पाते। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो रहा है कि अगर आप क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पे आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो उनको तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता जब तक कि उनके अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव ना हो जाए, और परचेज के केस में हम पेमेंट कर ना दें। तो इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज नहीं करते। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए तो अलाउड ही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये क्लियरली स्टेटेड है कि एवरी कंपनी will follow accrual basis of accounting for maintaining its books of accounts। कंपनीज के लिए तो अलाउड ही नहीं है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करना। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes. नेक्स्ट है आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर के अंदर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, यस और नो? यस सर। बस वही चीज है ये। एज पर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यूज विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड। जैसे ही उनको अर्न किया जाएगा, रेवेन्यूज और इनकम्स विल बी बुक्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट एट द टाइम व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। जैसे हमने 5 लाख रुपीस के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए, कब किए? मान लो हमने किए 29 ऑफ मार्च 2021 को, तो मुझे बताओ ये 5 लाख रुपीस की जो आपकी रेवेन्यू है ये कब बुक हो जाएगी? ये 2020-21 में ही बुक हो जाएगी, क्योंकि 29 ऑफ मार्च 2021 कौन से ईयर का पार्ट है? 2020-21 का। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये 5 लाख रुपए हमें 2021 में रिसीव हो रहे हैं कस्टमर से, या नेक्स्ट ईयर यानी 2021-22 के अंदर रिसीव हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, revenues and incomes will be recognized and recorded in the books of accounts as and when they are earned, जैसे ही वो earn होती हैं, and not at the time when the amount is received from the customer. In the same way, expenses will be recognized in the books of accounts. Expenses will be recognized in the books of accounts according to the accrual basis as and when they become due। जैसे ही expenses due हो जाएंगे for payment, हम उन expenses को book करेंगे, and not at the time when the actual amount will be paid against such expenses। like मान लो मार्च 2021
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज हैं और ईच एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी है 10,000 रुपीज। मार्च मंथ में इन 10 एम्प्लॉइज ने अपनी सर्विसेज दे दी, सैलरी एक्सपेंसेस ड्यू हो गए 1 लाख रुपीज, लेकिन आउट ऑफ 1 लाख रुपीज हमने केवल 20,000 रुपीज का पेमेंट किया है और रिमेनिंग 80,000 की सैलरी का हम पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर यानी 2021-22 के अंदर, अप्रैल मंथ में करेंगे। हम मार्च में पेमेंट नहीं कर रहे इसका, मार्च 2021 में हम पेमेंट नहीं कर रहे इसका। क्लियर? तो मुझे बताओ जो सैलरी का हमने पेमेंट मार्च 2021 में नहीं किया, एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। यस और नो? यस सर। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग बनेगी कि सैलरी एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए, एम्प्लॉइज ने काम तो कर दिया लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, कि सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, ड्यू हो चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। हमने किनको? एम्प्लॉइज को। कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? वॉट एवर अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हैज बिकम ड्यू in the current financial year, that is 2020-21, will be recognized in the books of accounts। उसको books of accounts में recognize करो, उसको books of accounts में record करो। whether the amount has been paid during the current year or not। तो यहाँ पर पेमेंट तो केवल 20,000 का किया गया लेकिन हम सैलरी एक्सपेंसेस बुक करेंगे कितने के? 1 लाख रुपीस के। ये होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट या लॉसेस कैलकुलेट किए जाते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं इनकम्स को, रेवेन्यूज एंड इनकम्स, और डेबिट साइड में हम दिखाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। If the total of revenues and incomes is greater than expenses and losses, then there will be profit. In case of otherwise, there will be a loss. अगर total of expenses and losses is greater than total of revenues and incomes, then there will be loss. बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब बेटा इसको ये जो टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाए हैं ये बुक में से आपको रीड आउट करना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल की क्लास में आप मेरे से पूछोगे। अब आ जाओ आप पेज नंबर 4.4 पे, आपको डिस्टिंक्शन दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मार्क दिस इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। डिस्टिंक्शन के पॉइंट देखो, वो कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो इस बेसिस पे अगर हम डिस्टिंक्शन करते हैं तो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अक्रूवल बेसिस में हम मान लो हमने सेल्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो सेल्स में आपकी कैश सेल्स भी इंक्लूड होती हैं और क्रेडिट सेल्स भी इंक्लूड होती हैं, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। Yes, sir. तो अगर आपने कैश बेसिस पे रखा हुआ है तो आप केवल कैश सेल्स को ही रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन अगर आपने अक्रूवल बेसिस को रखा हुआ है अकाउंटिंग का तो ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। बोलो क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम्स को उस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाएगा जब अमाउंट एक्चुअल में हमें रिसीव होगा। बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, being a business organization, as and when we receive amount from the customer, we will record the income in our books। और accrual basis of accounting में जैसे ही goods and services हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे at the same time हम अपनी बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। बोलो क्लियर है?
यस सर। तो डिफरेंस क्या हुआ, कैश बेसिस में तो जब गुड्स हम अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो उस टाइम हम अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब अमाउंट हमें रिसीव होगा उसके अगेंस्ट कस्टमर से तब हम अपनी रेवेन्यू बुक करेंगे। लेकिन अक्रूवल बेसिस के अंदर हम कैश रियलाइज होने का वेट नहीं करते। एज एंड व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अस टू द बायर एट द सेम टाइम वी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर थर्ड देखो, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब हम उस एक्सपेंस के अगेंस्ट एक्चुअल में कैश पेमेंट करते हैं। एट दैट टाइम एक्सपेंसेस विल बी बुक्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट expenses will be recorded in the books of accounts as and when they become due and not at the time when the money is paid against such expenses. बोलो क्लियर है? Yes, sir. बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट है ना तो बस वही अक्रूवल कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ पे फॉलो हो रहा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। सिंगल सा स्लाइड सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग no adjustment will be made for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes, incomes received in advance. इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। But under accrual basis of accounting, adjustments will be made while preparing the final accounts at the end of the year for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes and incomes received in advance. Clear है? सर ये चीजें होती क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब पढ़ाया था आपको सेकंड चैप्टर के अंदर। इनमें डाउट्स है क्या इन टर्म्स के अंदर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होते हैं, कोई डाउट है? सर एक बार अक्रूड इनकम समझा दी। अक्रूड इनकम्स, चलो समझाता हूं मैं। बेटा मान लो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, मान लो हमने एक बैंक के अंदर जाके, ये एक बैंक है और हमने इस बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है, ठीक है। अब मान लो हमने 1 लाख रुपीस की फिक्स डिपॉजिट कराई और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट का वो है 10%। तो मुझे बताओ एक फुल फाइनेंशियल ईयर में हमें इंटरेस्ट इनकम कितनी होनी चाहिए? 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000 इंटरेस्ट इनकम होगी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक साल की। Yes, sir. यस सर। अगर इस 10,000 में से बैंक हमने हमें 2,000 रुपीज हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, वैसे करता नहीं है, जो अमाउंट जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना वो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। क्लियर है ना? जैसे आपने 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट कराई, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ईयर एंड में आपकी फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000। अब अगर आप मैच्योरिटी डेट पे इसका पेमेंट लेना चाहते हो तो आपको जो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है वो बैंक को सरेंडर करना होता है और बैंक 1,10,000 आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देता है, जहां से आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो नॉर्मली बैंक ऐसे पेमेंट करता नहीं है, ये तो मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 10,000 जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसमें से 2,000 बैंक ने मान लो आपको पे कर दिए और 8,000 बैंक ने आपको पे अभी तक नहीं किए। तो 8,000 टोटल अर्न कितने की है? 10,000। टोटल इंटरेस्ट इनकम आपने अर्न कितने की? 10,000। तो आउट ऑफ 10,000 2,000 तो रिसीव हो गए, जो 8,000 रिसीव नहीं हुए उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम का सिनोनिम है, क्या सिनोनिम है सर? इसको हम बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। इन अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन है तो करंट ईयर की इनकम ही ना। करंट ईयर की टोटल इनकम हम कितनी बताएंगे? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, टोटल इंटरेस्ट इनकम करंट ईयर की कितनी होगी? 10,000। यू कैन नॉट से दैट ओनली 2,000 यू हैव अर्न्ड, यू विल से दैट सर टोटल 10,000 आई हैव अर्न्ड इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर।
तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हो तो आप कहोगे सर हमारी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम हुई इस साल केवल 2000 रुपीज, क्योंकि केवल 2000 ही आपने रिसीव किए हैं बैंक से। लेकिन अगर आप अक्रूवल बेसिस पे जाओगे तो यू विल से सर आई हैव अर्न इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 10,000 इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बोलो समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल पोजीशन। तो देखो बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगल एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई है, जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगल एक्सेप्टेंस मिली हुई है। कंपनीज एक्ट 2013 ने तो मैंडेटरी बना रखा है कंपनीज के लिए कि उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस के ऊपर मेंटेन करने कंपल्सरी हैं। तो देख लो लीगल पोजीशन, दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको कंपनीज एक्ट 2013 ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। हालांकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, वहां पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूटिलाइज करना मना कर रखा है, उन्होंने डिनाई कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के। तो क्योंकि हम इन आइटम्स की एडजस्टमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई करेक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू फॉलो द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. लास्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो प्रोफेशनल पर्संस के लिए सूटेबल है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैंने बताया था। जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। तो हर टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना बेटर रहता है। क्लियर? तो ये डिस्टिंक्शन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। अब एक बेसिस और है, वैसे तो मेनली 2 बेसिस ही हैं, एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जाते जाते एक बेसिस और पढ़ा देता हूं, दिस इज हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी मिक्स्ड, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड बेसिस क्या है? अंडर हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस प्लस अक्रूवल बेसिस, दोनों बेसिस को मर्ज करके अकाउंटिंग की जाती है। कैश बेसिस पे कौन से आइटम्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है? ऑन कैश बेसिस हम आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, एक तो इनकम्स एंड रेवेन्यूज, और हम अपनी असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस के ऊपर। हम अपनी असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पर, जबकि अक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस लायबिलिटीज को। इनको किस पे रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूवल बेसिस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि what is hybrid or mixed basis of accounting? Under this basis of accounting, features of cash basis and accrual basis are merged. Features of cash basis and accrual basis are merged.
अब कैश बेसिस पे कौन से आइटम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में? इनकम्स एंड रेवेन्यूज एंड असेट्स को. दीज items will be recorded on cash basis and expenses and losses and liabilities will be recorded in the books of accounts on accrual basis. यहां तक क्लियर है? इतना समझ में आया? यस सर. अब इस बेसिस के बारे में जो डिटेल है, कैसे इस बेसिस को यूज करते हैं और इस बेसिस को यूज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हम करते हैं कल की क्लास में. ठीक है ना? तो बेटा कल पढ़ेंगे. थोड़ा सा पोर्शन रह गया, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और कल नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ओके ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू. वेलकम बेटा, वेलकम. टेम्पल को